बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन। ठीक है, तो पाचन क्या है उसे देखते हैं और मनुष्य की आहार नाल में भोजन का पाचन पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो पाचन क्या होता है? जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ को भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा घुलनशील कार्बनिक पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक बच्चों, तो ये बात है जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ को भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा घुलनशील पदार्थ में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, घुलनशील जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसको भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा घुलनशील में बदलने की क्रिया। ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले तो भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, भोजन को ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, और भोजन को ग्रहण करने के पश्चात जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अब उसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा तो ग्रहण किए गए भोजन को क्या करते हैं? पहले उसे चबाते हैं। ठीक है, उसमें लार मिलाते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, लार मिलती है, कुछ रासायनिक क्रिया भी होती है, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना वगैरह ये सब क्या है? भौतिक प्रक्रम है। ठीक है, उसके बाद में उसमें जो है जैसे कि लार का मिलना भोजन में, ये रासायनिक प्रक्रम, लार मिलेगा, कुछ रासायनिक क्रिया होगी। ठीक, तो ये सारी विधियाँ मिल करके भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है? घुलनशील में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन का पाचन। ठीक है बच्चों, यानी कि भोजन का पाचन जो है भौतिक और रासायनिक प्रक्रम है, और रासायनिक जो क्रिया होती है एंजाइम के माध्यम से संपन्न होती है। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं मनुष्य की आहार नाल में भोजन का पाचन। ठीक है, मनुष्य की आहार नाल में पाचन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो बातें होंगी कि एक यांत्रिक क्रिया होगी। ठीक है, भौतिक पाचन क्या है? यांत्रिक, और इसके बाद में क्या होगी? रासायनिक क्रिया होगी। तो भौतिक और रासायनिक दोनों विधियाँ अपनाई जाएंगी इसमें। ठीक है, तो एक हो जाएगा यांत्रिक पाचन और एक हो जाएगा भौतिक पाचन। यांत्रिक पाचन का मतलब क्या? जैसे भोजन को ग्रहण किया, उसे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया और वो जो है पेट में गया, पेट में उसका कुछ मोमेंट हुआ, फिर वो आगे बढ़ा, ये सारा प्रक्रम क्या है? भौतिक। लेकिन उसमें लार का मिलना, लार के मिलने के बाद जो है उसको कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये सब क्या है? रासायनिक प्रक्रम है। तो दोनों प्रक्रम अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो भौतिक भी पाचन होगा और क्या होगा? रासायनिक पाचन भी होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य की आहार नाल में पाचन। ठीक है, तो जो मनुष्य की आहार नाल होती है बच्चों, वो 8 से 10 मीटर लंबी एक नली होती है। आहार नाल क्या होता है? 8 से 10 मीटर एक लंबी नली होती है। अब उसके आकार के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। ठीक है बच्चों, उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले विषय के बारे में समझते हैं कि आहार नाल में पाचन कैसे होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो सबसे पहले बारी आएगी, यहाँ से स्टार्टिंग होगा, ये होगा मुख गुहा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुख गुहा। ठीक है,
और मुकुहा जो है आगे चल कर के ये ग्रसनी बनाएगा और ग्रासनाल बनाएगा, ठीक है, ग्रसनी और ग्रासनाल इस तरह से। ये क्या होगी, एक नली होगी, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि आहार नाल जो है एक लंबी नली होती है 8 से 10 मीटर की, ठीक है, और उसके आकार के आधार पर विभिन्न भागों में से बांट दिया गया, ठीक है। जैसे सबसे पहला स्टार्टिंग है मुकुहा की, इसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये आगे बढ़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली बोलते हैं। अब ये ग्रास नली आगे चल करके यहाँ पर ऐसी थैली जैसी रचना बना लेती है, एक थैली जैसी रचना बना लेती है। इस थैली जैसी रचना को आहार नाल का ही एक पोर्शन, परंतु ये थैली जैसी रचना है, इस नाते इसको बोल देते हैं आमाशय, ठीक है। क्या बोल देंगे, आमाशय इसको। अब ये आमाशय जो है इसका अंतिम वाला सिरा ऐसे जो है सी आकार बना देगा, ठीक है, सी आकार के रूप में हो जाएगा। जब ये सी आकार के रूप में हो जाएगा तो इस वाले पोर्शन को लोग बोल देते हैं ग्रहणी, बोल देते हैं ग्रहणी। और फिर ये चल कर के ये ऐसे लंबी कुंडलित रचना बनाती है पतली सी, तो उसके पहले जो है इसको बना देते हैं, ये यहाँ से ऐसे जाता है और ये जो है इस तरह से बहुत सी कुंडलित रचना हो जाती है। और ये जो कुंडलित रचना है जा करके अंत में यहाँ पर खुलती है, इस वाले स्थान में खुलती है। यहाँ पे जा करके खुलती है, ठीक है बच्चों। तो देखो जब यहाँ पे जाके खुलती है तो अभी तक जो ये लंबी रचना है, पतली सी लंबी कुंडलित रचना है, तो हार नाल की इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं छोटी आंत, ठीक है। और इसके बाद जो चौड़ी वाली रचना बनती है उसको बोलते हैं हम लोग बड़ी आंत। यहाँ पर जा करके ऐसे खुलती, यहाँ पर खुलने के बाद ये ऐसे चौड़ी होती है, इसका व्यास ज़्यादा होता है। यहाँ पर कुछ थैली जैसा बन जाता है। और इसका अंतिम सिरा, जैसे इस भाग को हमने ग्रासनली बोला, इसे आमाशय बोला, तो ये वाला जो पूरा क्वाइल्ड वाला रीजन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो क्वाइल्ड हो चुका है, देखिए पतला है, पतली पाइप जैसी रचना है, इसको हम बोलते हैं छोटी आंत। इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, छोटी आंत बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं लंबी रचना है, मोटी वाली जो नली है, इसी को क्या बोल देते हैं, बड़ी आंत बोल देते हैं, ठीक है, बड़ी आंत, ठीक। और क्या होता है, ये आहार नाल का मेन पोर्शन है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है इस तरह से। और इसके आकार के आधार पर पतली रचना है ग्रास नली, ये उससे थैली जैसी रचना है आमाशय, ठीक है। अब इसके बाद की पूरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये छोटी आंत है। और ये जो चौड़ा वाला रीजन है इसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत है। अब इसी में से जो सी टाइप का हो गया इसका क्या नाम है, ग्रहणी है। अब क्या होता है कि इसी से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियाँ जुड़ी हुई होती हैं, पाचक ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पाचक ग्रंथि जुड़ी होती है, तो इसका नाम देंगे हम लोग लाल ग्रंथि। अभी आगे करके एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, इसको हम लोग नाम देंगे लाल ग्रंथि। यहाँ पर जो है ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं, ठीक है, यहाँ भी आहार नाल से जुड़ी हुई ग्रंथियाँ होती हैं। इसमें जो है दो तरह की ग्रंथियाँ यहाँ पे होती हैं, एक इधर होता है इसकी भुजाओं के मध्य में, ठीक है, इस वाले ग्रंथि को अग्न्याशय नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, अग्न्याशय नाम दे देते हैं।
और यहाँ से एक जो है ग्रंथि निकली रहती है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं यकृत। ये ऐसी लंबी जैसी रचना होती है, ठीक है, लंबी रचना होती है और इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांच होते हैं, ठीक है, और यहीं पर थैली जैसी रचना पाई जाती है। ये वाली रचना जो है वो क्या है, यकृत है, और यहाँ पर ये जो थैली जैसी रचना है इसका नाम है पित्ताशय। क्या नाम देते हैं इसको, पित्ताशय नाम देते हैं, ठीक है। तो ये मनुष्य का क्या है, ये पूरी जो है आहार नाल है, और आहार नाल से संबंधित क्या है, जुड़ी हुई ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, आहार नाल। अब ये आहार नाल जो होता है विभिन्न भागों में इस तरह से बटा हुआ होता है। जैसे सबसे पहले हमने बोला इसको जो है नाम दिया इसका मुख गुहा। पहला पोर्शन इसका क्या है, मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा के बाद जो है किसका नंबर आता है, आमाशय। मुख गुहा है तो ये कौन सा है, ग्रास नली आ गया, और ग्रास नली के बाद किसका नंबर आता है, आमाशय का, ठीक है। आहार नाल की बात कर रहे हैं। आमाशय के बाद किसका नंबर आता है, छोटी आंत का, ठीक है, और छोटी आंत के बाद नंबर किसका आता है, बड़ी आंत का, ठीक है। तो इस तरह से इतने भागों में जो है आहार नाल को ऐसे बांट दिया गया है, ठीक है। अब सब के बारे में जो है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे इसमें कि इसके भौतिक प्रक्रियाओं में क्या होता है और रासायनिक प्रक्रियाओं में क्या होता है, और किस तरह से भोजन जो है हमारा इसमें आगे बढ़ता है, ठीक है। और जो हम लोग एक ग्रंथियों के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पर ग्रंथ दिखाया, यहाँ ग्रंथ दिखाया, यहाँ ग्रंथियाँ दिखाया है, तो ग्रंथियाँ क्या करती हैं, भोजन के पाचन में मदद करती हैं। ये जो भी ग्रंथियाँ हैं सब आकर के आहार नाल में खुल रही हैं, सब आहार नाल में आकर के खुलती है। ये भी आहार नाल में खुलता है, ये भी आहार नाल में खुलता है, ये भी आहार नाल में खुलता है, ठीक है। तो और ये लार ग्रंथियाँ जो है ऊपरी वाले जबड़े में भी होती हैं और निचले वाले जबड़े में भी होती है, ठीक है। दो अभी आगे पढ़ाते हैं हम एक एक करके सबके बारे में। तो पहले ये स्ट्रक्चर के बारे में इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो क्या होता है, अब अगर स्टार्ट करें मुख गुहा से, तो मुख गुहा में क्या होता है कि ऊपरी जबड़ा और ये निचला जबड़ा, और ऊपरी जबड़े में जो है ऊपर जो होता है वहाँ पर एक जोड़ी लार ग्रंथि होती है, और निचले वाले में क्या होता है, दो जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। कुल मिला करके क्या होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं, ठीक है, और जीभ पाई जाती है। तो दांत क्या काम करता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है, छोटे छोटे टुकड़े में बदलता है, और जो जीभ होता है वो भोजन को उलट पुलट करके दांत तक पहुँचाने का कार्य करता है। और इसी के दौरान क्या होता है, इसमें से आया हुआ लार भोजन में मिलता है, ठीक है, और भोजन में मिलने के नाते जो है वो भोजन के जो टुकड़े को होता है एक बोलस के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब क्या होगा, जब भोजन को अच्छी तरह चबा लिया जाएगा तो उसको क्या करेंगे, निगला जाएगा। तो जब निगला जाएगा तो ग्रसनी से होकर के पहले ग्रसनी में जाएगा, फिर ग्रसनी से कहाँ जाएगा, ग्रास नाल में जाएगा, ठीक है, ग्रास नली जिसे बोलते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लंबी पतली नली होती है। अब ग्रास नाल में जाने के पश्चात जो है आगे बढ़ करके सीधे कहाँ जाएगा, ये आमाशय में आएगा। जो भी भोजन होगा वो कहाँ आएगा, आमाशय में एकत्रित हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो इस तरह से सबसे पहला कार्य किसका हो गया, मुख गुहा का हुआ। मुख गुहा में भोजन को चबाया जाएगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाएगा, और उसमें जो है इसके दौरान ही क्या है, लार मिलाया जाएगा। लार कहाँ से आएगा, ऊपरी जबड़े से, और निचले जबड़े में जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको लार मिला करके जब लार अच्छी तरह से मिल जाता है तो एक लार बंधने से के कारण से, लार के मिलने के नाते से भोजन जो है के टुकड़े बंध जाते हैं, और उसको बोलस कहते हैं। बोलस को जब निकल लिया जाएगा तो कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा, ठीक है, ग्रास नाल से होते हुए। अब यहाँ पर जो लार ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, ये जो लार ग्रंथियाँ होती है इसमें लार पाई जाती है, इन ग्रंथियों में लार पाया जाता है, और लार स्रावित होकर के यहाँ पर ऐसे आता है मुख गुहा में। लार में जो होता है, लार ग्रंथि में क्या होगा, लार ग्रंथियों में लार होता है, लार ग्रंथियों में क्या होता है, लार, ठीक। और लार में क्या होता है, एंजाइम। लार में क्या होता है, एंजाइम, और एंजाइम जो होती है उसको बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम होती है, ठीक है।
अब ये टाइलिन का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। जब हम अच्छी तरह भोजन चबाते हैं, लार उसमें मिलता है जब, तो लार का जो टाइलिन एंजाइम है, लार का जो टाइलिन एंजाइम है भोजन के कार्बोहाइड्रेट को, मुख गुहा में जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा और उस कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलने का कार्य कर देता है। ठीक है, तो ये रासायनिक क्रिया हो गई। अब चबाना भौतिक क्रिया है। अब जो टाइलिन नामक एंजाइम है वो किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। भोजन के कार्बोहाइड्रेट, ये टाइलिन जो होता है, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, मान लो रोटी वगैरह है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें कौन सी एंजाइम मिल गई, टाइलिन, और एक इसमें कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को, ग्लूकोज में। ठीक है, इस तरह से घुलनशील में बदल गया। अब ये जो है ग्लूकोज में बदल गया है। ठीक है, तो अब ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन हम कहेंगे कि ग्लूकोज में हुआ, परंतु ये काम कैसे हुआ, रासायनिक विधि द्वारा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमें भौतिक और रासायनिक दोनों विधियाँ व्याप्त होती हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण होगा और उसमें लार मिलाई जाएगी। ठीक है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होगी और वो जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसी नाते भोजन को चबाने से क्या होता है, हमको मीठा लगता है। जब देर तक चबाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके नाते रोटी वगैरह मीठी लगने लगती है। और फिर ये आगे कहाँ जाएगा, आमाशय में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जब आमाशय में भोजन जाएगा तो आमाशय में किस प्रकार से भोजन का पाचन होगा बच्चों। ठीक है, तो अभी आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट डे में इसके बारे में और आगे बताया जाएगा। ठीक बच्चों, धन्यवाद।